नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 55 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि 55 में हमने क्या बताया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, किस प्रकार से वह निर्वाचित होता है, और राष्ट्रपति के लिए जैसे कितने प्रस्तावक और समर्थक होते हैं यह नहीं बताया था हमने अभी आपको। तो इसमें थोड़ा समझ लीजिए इसको जो छूटा है हल्का सा, और फिर हम लोग जो है अपनी क्लास को जारी करते हैं। तो प्रस्तावक जो होते हैं 50 होते हैं, और समर्थक जो होते हैं वो भी 50 होते हैं। और जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? जमानत राशि जो होती है 15,000 रुपये होती है। ठीक है, 15,000 रुपये जमानत राशि हुई। फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी, ताकि ज्यादा लोग प्रत्याशी ना बन पाए। इसलिए कम से कम ये तो है कि कम से कम आप जो है 50 समर्थक तो बना पाए अपने, और 50 प्रस्तावक बना पाए, तब तो आप लड़ सकते हैं। पहले तो बहुत कम था, तो इसलिए उसको बढ़ाया गया, जिससे कैंडिडेट्स जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो उभर कर आगे आ सकें। तो ये जो है इसलिए इसको प्रस्तावक और समर्थक को लाया गया, और जमानत राशि का प्रावधान किया गया। यदि जमानत राशि के बराबर कोई नहीं ला पाता है जितनी जमानत राशि है, तो उसकी जब्त हो जाती है जमानत राशि। तो इसलिए जो है अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 55 आपका हो गया, 56 आप स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 56 जो है क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पदावधि। तो देखिए राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पद की अवधि जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद रहेगा, पद पर कार्यरत रहेंगे 5 वर्ष, समझ लीजिए सीधे सीधे 5 वर्ष। और राष्ट्रपति को, और इसको शपथ राष्ट्रपति को जो है जो दिलाते हैं वो सीजेआई के समक्ष जो है दिलाई जाती है। मतलब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के समक्ष, यानी आर्टिकल 60 के तहत जो है क्या किया जाता है, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ, ठीक है, शपथ किसके तहत दिलाई जाती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई के तहत दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मतलब तहत दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई जाती है। अब जैसे इसके पदमुक्त की बात करें तो 2 प्रकार से पदमुक्त किया जा सकता है। पहला पदमुक्त किया जा सकता है त्याग पत्र वो दे दे, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या क्या करे, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 प्रक्रिया हो गई पदमुक्त की। महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यह महाभियोग जो है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए इसमें देख लीजिए कि त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, राष्ट्रपति किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे देगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र देता है, ये ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना स्पीकर यानी लोकसभा को देगा। तो ये ध्यान रखिए, जैसे क्या करेगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति तुरंत तत्काल में क्या करेगा? तत्काल में जो है उसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा स्पीकर को, यानी स्पीकर को देगा। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं इस टाइम ओम बिरला हैं जैसे, तो उनको स्वीकृत मतलब जो है सूचित किया जाएगा। और तो ये हो गया त्याग पत्र के द्वारा हो गया। अब महाभियोग के द्वारा देखिए कैसे हो सकता है। महाभियोग के द्वारा जैसे इसमें 56 के पहले के बी में क्या है उल्लेख कि इसका आधार क्या हो सकता है? संविधान उल्लंघन इसका आधार हो सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया जो चलेगी वो आर्टिकल 61 के तहत चलेगी। आर्टिकल 61 के तहत क्या होगी? महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। तो और उसके बाद जो है जैसे महाभियोग की बात रही तो दोनों सदनों में से कोई भी लगा सकता है। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन महाभियोग का आरोप लगा सकता है।
आरोप संकल्प के रूप में होगा। आरोप कैसा होगा? संकल्प के रूप में होगा। आरोप पर सदन के न्यूनतम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। 1/4, जैसे जिस सदन से भी प्राइवेट मतलब जो है आरोप लगाया गया हो, या तो उसमें क्या होगा कि जैसे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो यह जो है आरोप माना जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस दी गई हो, जैसे न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस के माध्यम से, पूर्व नोटिस के माध्यम से, तो ये इस तरीके से महाभियोग लगाया जाता है। 14 दिन के बाद आरोप लगाने वाला सदन संकल्प को अपनी कुल संख्या न्यूनतम 2/3 सदस्यों से पारित कर दे। जैसे क्या किया उसने, 1/4 सदस्य तो जो है महाभियोग चालू कर दिया उसने। फिर उसके बाद 2/2 सदस्य से अगर उसके जो है समर्थन में हो गया तो ये पारित हो जाएगा। तो इससे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद एवं फिर दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच कराएगा। जैसे कहने का मतलब है कि स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि राज्यसभा में मान लीजिए क्या किया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, इम्पीचमेंट बताया मतलब लगाया गया। तो इम्पीचमेंट के किसी भी जैसे सदन में इम्पीचमेंट के लिए कितने सदस्य अनिवार्य हैं? 1/4। उस सदन से पारित होने के लिए 2/3 सदस्य। जब 2/3 सदस्य कह दें कि यह जुर्म है, इन्होंने किया है, तो वह पारित हो जाएगा उस सदन से। फिर उसके बाद कहा जाएगा, लोकसभा में जाएगा। लोकसभा क्या करेगा? उसकी जांच कराएगा। कहने का मतलब है दूसरा सदन उसकी जांच कराएगा और राष्ट्रपति दोषी पाया जाए तो वोटिंग होगी और जांच करने वाला सदन अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब उसे उसी क्षण से राष्ट्रपति अपने पद से तुरंत हटा माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जो वोटिंग होगी और उसका 2/3 अगर जो है बहुमत वहां पे भी मिल जाता है, 2/3 बहुमत अगर लोकसभा में भी मिल जाता है, तो कहने का मतलब है कि तुरंत वह जो है माना जाएगा कि राष्ट्रपति यहीं पर से उसका पद से बर्खास्त माना जाएगा, पद से त्याग पत्र माना जाएगा, उसका पद से हटा हुआ माना जाएगा, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है आर्टिकल 61 हो गया जिससे महाभियोग लगता है। अब उसके बाद हम लोग जो है 56 बता रहे थे। 56 में हमने क्या बताया था? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि हमने जो बता दिया कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की अवधि होगी उसकी। ठीक है, और उसके बाद जैसे 57 में क्या है प्रावधान? आर्टिकल जो 57 है वो क्या कहता है? देखिए 56 क्या कहता है? 5 वर्ष तक रहेगा, और 57 कहता है कितने वर्ष तक जो है वो चुनाव लड़ सकता है और कितनी बार भी बन सकता है। मतलब कितनी बार बन सकता है, जैसे अमेरिका में 2 बार बन सकता है, 4-4 वर्ष का जो है उनका कार्यकाल होता है, तो अमेरिका में 2 ही बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रणब मुखर्जी 73 वर्षीय थे, तो इस प्रकार से जो है ऐसे मान के चलिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आप जीतिए और उतनी बार आप राष्ट्रपति बनिए। तो यह आर्टिकल 57 कहता है कि आप जितनी बार जो है जीतिए उतनी बार बनिए, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, 56 में यह प्रावधान जरूर है कि 5 वर्ष की पदावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, फिर उसके बाद फिर चुना जाएगा। तो ये इस तरीके से। अब उसके बाद जो है जो अर्हताएं हैं, यानी क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो ये देखिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं तो क्या होंगी अर्हताएं जो है, तो ये आप जो है देखिए, पहला तो देखिए आर्टिकल जो है 58 में जो है 58 में जो है क्या है, अर्हताएं हैं राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के योग्य हो, जैसे लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके योग्य हो, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, फिर उसके बाद भारत राज्य के किसी भी लाभ का पद ना धारण करता हो, और लाभ का पद क्या होता है ये हम आपको बता चुके पहले ही हैं। जैसे लाभ के पद जो है धारण कर ना मतलब ना धारण किया हो। ठीक है, और लाभ के पद कौन से नहीं है? अब जैसे लाभ के पद कौन से नहीं माने जाएंगे? राष्ट्रपति है, राष्ट्र लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति है, लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल लाभ का पद नहीं है। संघ व राज्य के मंत्री जो हैं वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन से लाभ के पद के लिए जो है, तो ये आपको आंसर इस तरीके से बता देना होगा। तो ये तो हो गई अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस।
ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो ये हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद ये 58 आपको हो गया। 59 में क्या है, जो 59 आर्टिकल है उसमें क्या है, उसमें देखिए 59 जो कहता है, क्या कहता है 59, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है कि वह राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसे फिर से एक बार सुन लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के, तो देखिए संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद होती है, जहां विधान परिषदें हैं, जहां नहीं है वहां केवल विधानसभा होती है, तो उनको विधानसभा को ही विधानमंडल कह लेते हैं जैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 59। 59 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो वह यह समझा जाएगा कि उसे पद ग्रहण की तारीख से स्थान रिक्त पद कर दिया जाएगा। वो लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, लाभ का कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसे वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी जो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएं। वह निःशुल्क शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, निःशुल्क शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। उसके वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 लाख का वेतन है वर्तमान में, तो इससे कम नहीं किया जाएगा पद में जो है, जब तक है वो राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आप जो है उसका प्रावधान बाद में कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 59। अब आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन, जो हमने आपको बता दिया कि सीजीआई के समक्ष दिया जाएगा राष्ट्रपति जो है। और जो प्रतिज्ञापन का मतलब है कि वो जो है अपना जो है जैसे त्याग पत्र देता है, उस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देगा। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी प्रक्रिया हम बता चुके हैं। तो ये आपका 60 में हो गया। और 62 हमने आपको समझा ही दिया है, 62 में महाभियोग की प्रक्रिया बता ही दी, महाभियोग कैसे लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है आर्टिकल, देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने या करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। तो यानी क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की पूर्ति। तो देखिए रिक्ति की पूर्ति कैसे होती है। अब देखिए ये क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आकस्मिक रूप से मान लीजिए, या जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ही है, तो ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त हो गया, अब चुनाव कराया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे क्या हो सकता है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो, तो नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लिया जाए। यह प्रावधान आर्टिकल 62 में जो है किया गया है राष्ट्रपति के लिए, कि जिस तारीख को राष्ट्रपति का पद समाप्त, मतलब जो है जो पिछला राष्ट्रपति हो उसका समाप्त हो रहा, 5 वर्ष पूरे हो रहे हों, तो उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाए और उस राष्ट्रपति को चुन लिया जाए कि कौन होगा, और उस तारीख को आसीन करा दिया जाए जिस तारीख को पिछला राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल पूरा होता है। तो इसलिए जो है पहले ही करा लिया जाए। फिर उसके बाद किसी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आकस्मिक जो है परिस्थिति आ गई, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारणवश जो है क्षतिग्रस्त, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, या जैसे मान लीजिए डेथ हो गई कोई, मतलब हार्ट अटैक या किसी भी कारण से मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब उसको हम एक शब्द उसके लिए उचित कहेंगे कि आकस्मिक रिक्ति की दशा में नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन रिक्त की तारीख से 6 माह के भीतर करा लिया जाए। मतलब जैसे राष्ट्रपति जिस तारीख से आकस्मिक परिस्थिति में घिरा, और उसी तारीख से 6 माह तक के भीतर निर्वाचन मतलब जो है करा लिया जाए। और उस समय जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त की पूर्ति कौन करेगा उस समय के लिए जो 6 महीना होगा, तो उसकी पूर्ति के लिए आर्टिकल 65 कहता है। 65 क्या कहता है, देखिए 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और तब उसको जो वेतन भत्ते होंगे राष्ट्रपति के मिलेंगे। जब राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति की ही फैसिलिटीज मिलेंगे। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो आर्टिकल 70 संसद को ऐसी आकस्मिकताओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है कि परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 बनाया। अब जैसे इसमें देखिए इसके तहत क्या किया गया, ये देखिए क्या है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, जैसे अब आप जैसे बाई चांस पूछ भी सकता है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, जैसे मान लीजिए ऐसे मोटी भाषा में समझिए, ये तो आपको जैसे 1969 बता दिया हमने, ठीक है। अब आप मोटी भाषा में समझिए कि यदि राष्ट्रपति नहीं रहा उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी सीजेआई उस पद को संभालेगा। यदि सीजेआई भी नहीं संभालता है उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, कोई इसकी जो है जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति पद पर रहेगा, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रावधान जो किया गया है। तो यहाँ आर्टिकल 65 के तहत क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जो यह प्रावधान है सीजीआई वाला, यह 1969 में मतलब बनाया गया है। ये ध्यान रखिए, किस राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम वाला है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे और प्रावधान क्या हो सकता है। अब जैसे इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया कि आपको जो है जैसे 61 बताया हमने, फिर उसके बाद हमने क्या बताया, 61 के बाद हमने क्या किया, आपको 62 भी बता दिया कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, ये सब बता दिया। फिर उसके बाद हमने 63 क्यों नहीं बताया, 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। और फिर उसके बाद जो है 64 भी नहीं पढ़ाया है, 65 पढ़ाया है। फिर उसके बाद 65 क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित है, वो 63 और 64 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है आपका 66 भी जो है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और 67 भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है, 68 भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और उसके बाद 69 भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन जो 70 है वो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है जैसे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद क्या हो सकते हैं, कि जैसे निर्वाचन संबंधी विवाद, देखिए क्या विवाद हो सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्धारण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन को कोई चुनौती इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि निर्वाचन मंडल में कोई रिक्ति है। फिर उसके बाद संसद राष्ट्रपति चुनाव संबंध में विधि बना सकती है, संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति चुनाव संबंध में विधि बना सकती है। जैसे डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में, जैसे डॉक्टर जो खरे थे, डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई याचिका निर्वाचन संपन्न होने के बाद ही दायर की जा सकती है, और ऐसी याचिका या तो स्वयं प्रत्याशी दायर कर सकता है, अन्यथा न्यूनतम 10 मतदाताओं 2 ही लोग याचिका राष्ट्रपति के विरुद्ध वाद डाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन डाल सकता है, तो ये आप देख लीजिए कौन कौन डाल सकता है। पहला तो या तो वह राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो, और या मतदाता हो राष्ट्रपति के चुनाव का, लेकिन 10 मतदाताओं का हस्ताक्षर हो। जैसे मान लीजिए आप जो है मतलब जो है डाल सकते हैं, रिट डाल सकते हैं, किस आधार पर डाल सकते हैं, या तो जो है तो मतलब जो है कहने का मतलब है कि 10 सदस्य हों,
10 सदस्य हों जिसके हस्ताक्षर हों, तब आप जो है डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब जो है एक हो सकता है कि राष्ट्रपति ही पद के लिए जो है मतलब जो है अपना बना हो, और वह राष्ट्रपति लग रहा हो, मतलब बना ना हो, मतलब एक मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ हो जैसे पद के लिए। तो ये है, मतलब इसमें सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो विशेषाधिकार है उसमें क्या है, देखिए विशेषाधिकार में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम कराया गया किया राष्ट्रपति ने, और उस पर जैसे मान लीजिए कोई भी गलती हुई या जो भी है, मतलब उसके लिए न्यायालय में उसको नहीं लाया जाएगा, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर ना तो कोई दांडिक कार्यवाही लगाई जा सकती है, मतलब दांडिक कार्यवाही का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, और ना ही चालू रखी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब है कोई सजा का प्रावधान, तो वो भी अभी वर्तमान में जब तक राष्ट्रपति है तब तक उस पर कोई प्रावधान नहीं है कि उस पर जो है कोई भी सजा का प्रावधान किया जाए। तो ये जो है इसकी जो है राष्ट्रपति की विशेष अधिकार। और राष्ट्रपति की विशेष अधिकार क्या है, कोई न्यायालय राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए या राष्ट्रपति को न्यायालय में उपस्थित के लिए आदेश नहीं देगा। कोई भी न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप राष्ट्रपति मतलब जो है राष्ट्रपति को आदेश दे कि आप जो है यहाँ पर न्यायालय में उपस्थित हुई आकर, ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति पर केवल सिविल मुकदमा पाने के लिए, वो भी रिलीफ पाने के लिए, अनुतोष मतलब जो है एक पारितोषिक के रूप में पाने के लिए कर सकता है, परंतु ऐसा सिविल वाद दायर करने से पहले 2 माह की पूर्व लिखित नोटिस देनी होगी। राष्ट्रपति को इस नोटिस में पक्षकार का नाम, वाद का कारण, अनुतोष का वर्णन इत्यादि का स्पष्ट वर्णन करना होगा। कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए सिविल मामला हो गया, लेकिन उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये तो प्रावधान है ही कि जब राष्ट्रपति है तो संसद उसमें क्या नाम जो है न्यायालय में तो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, तो उसके लिए जो क्षति हुई है व्यक्ति की, तो उसको जो है मतलब अनुतोष के रूप में जो है उसको जो है, जैसे मान लीजिए अनुतोष का मतलब होता है कि जैसे कोई एक्सपायर हो गया है या उसको जो है उसकी टांग टूट गई या हाथ पैर टूट गया है, तो उसके इलाज के लिए मान लीजिए 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी लगेगा, जो भी मतलब राष्ट्रपति उचित समझे उसको देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यह हुआ विशेषाधिकार। और आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति का मतलब जो है देता है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया हो कि मृत्यु दंड आपको दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है, बिल्कुल क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, मतलब सजा को कम कर सकता है या बिल्कुल माफ कर सकता है, या आजीवन मतलब जो है मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। आजीवन कारावास को जो है मतलब 10 साल या 5 साल जो भी मतलब वो चाहे तो वो परिवर्तित कर सकता है। ये पावर है आर्टिकल 72 के तहत जो है, इसमें राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान करने की शक्ति का प्रावधान है। तो ये जो है आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति की शक्ति है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर में है, किस प्रकार से मिलिट्री पावर में राष्ट्रपति की भूमिका है, डिप्लोमेटिक में किस प्रकार से है, फाइनेंशियल में कैसे है, ठीक है, लेजिस्लेटिव में जो है विधायी मतलब शक्तियों में कैसे है, ठीक है, जुडिशियल में कैसे है, इमरजेंसी में कैसे है, और विवेकी शक्ति में कैसे है। तो ये सब जो है अब नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके लिए। सो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।